नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में डिटेल वाइज हम लोग दूसरा चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक था उपराष्ट्रपति, उसको समझे। एनसीईआरटी का आपको इनपुट दिया गया। हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट जो है हम लोगों को न्यूज़पेपर में देखने को मिले थे। तो वो सारा चीज़ भी आपको डिटेल क्लास में हम समझाने का प्रयास किए। अब जो भी फैक्ट हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं माइंड मैप के थ्रू, ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रहे। और माइंड मैप जो है उसको बहुत कम समय में हम लोग रिविज़न कर लेते हैं, तो ज़्यादा बार रिवीजन कीजिएगा, टाइम कम लगेगा तो रिवीजन ज़्यादा बार कीजिएगा। जितना ज़्यादा बार रिवीजन कीजिएगा उसका फैक्ट जो है उतना ज़्यादा देरी तक आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। तो हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश का सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, और सेकंड जो सर्वोच्च पद होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में, चूंकि वो सर्वोच्च है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, तो उनके बारे में छोटा छोटा बात भी एक एक अलग अलग अनुच्छेद में लिखा गया है। उपराष्ट्रपति का वैसा नहीं है, एक ही अनुच्छेद में आपको 2-3 बातें देखने को मिलती हैं, जो कि पिछले लेक्चर में आप ध्यान भी दिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है अनुच्छेद 63 में कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि आपको पता है, हाल फिलहाल में अभी सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति के तौर पे चुने गए। ये महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तमिलनाडु जो है इनका जन्म स्थान है। तो इस तरह से 63 जो है एक उपराष्ट्रपति के बारे में बताता है। अब इसको तुलना करके हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति आपको पढ़ा दिया गया है और ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति में जो आर्टिकल आपको बताया गया है उन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल वहाँ से बनते हैं। टेस्ट बनाए होंगे तो वहाँ देखे भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पे रिकैप भी करवा देते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, देश का एक राष्ट्रपति होगा। उसी तरह से 63-62 तक हम लोग राष्ट्रपति पढ़े थे। 52 से 62 जो है ना, 52 से 62 जो है वो क्या पढ़े थे, 52 से 62 जो है वो राष्ट्रपति पढ़े थे। तो अब 63 से जो है शुरू होगा वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। तो 63 में बोलता है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। हम इसको तुलना करेंगे 52 से, है ना, और वहां पे हम देखते हैं कि 52 बोलता है देश का एक राष्ट्रपति होगा। तो इस तरह से एक ही राष्ट्रपति होंगे और एक ही उपराष्ट्रपति होंगे, 2-3 पद यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। फिर जैसे वहाँ पे 53 में जाइएगा, 52 से 53 में जाइएगा, तो वहाँ पे बताता है कि आखिर राष्ट्रपति हैं कौन। बताना पड़ेगा ना कि राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति हैं कौन। तो वहाँ पे बताता है कि वो जो होते हैं 53 में संवैधानिक हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। तो उसी तरह से यहाँ पे भी बताया जाएगा 64 और 65 में कि आखिर उपराष्ट्रपति होते क्या कौन है और वो काम क्या करते हैं। तो 64 में बताया जाता है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। कहने का मतलब है ये चुने तो उपराष्ट्रपति के तौर पे जाते हैं, लेकिन काम करते हैं किसके तौर पे, राज्यसभा के सभापति के तौर पे। ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा को लीड करते हैं, है ना। चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के ये होते हैं। इसीलिए एक सवाल भी आपको टेस्ट जब बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं आप बना ही रहे होंगे सारे लेक्चर के बाद, तो टेस्ट में एक सवाल मिला होगा जिसमें पूछा गया होगा किस सदन के नेता उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप चेयरमैन को देख रहे हैं, सभापति को देख रहे हैं। सभापति उपराष्ट्रपति के तौर पे चुने गए हैं, राज्यसभा के मेंबर के तौर पे नहीं चुने गए हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा को वो क्या करते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं, राज्यसभा का चेयरमैनशिप को वो संभालते हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए कहा गया है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सवाल को बनाना है। जब तक सवाल नहीं बनाइएगा आपको ये नहीं पता चलेगा कि इससे सवाल किस तरह से बनाए जा सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। हर चीज़ तो हम दे रहे हैं, पावर पॉइंट से आपको डिटेल वाइज समझाया जा रहा है, क्लास नोट्स आपको दे रहे हैं, माइंड मैप से रिवाइज करवाया जा रहा है, टेस्ट आपको दिया जा रहा है। तो सब चीज़ हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं आसान से आसान तरीके से चीज़ों को आपको समझाया जाए। कोई भी आलतू फालतू का जो है यहाँ पे बात नहीं किया जाता है। कम समय में जो भी आपका काम का चीज़ है वो हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करना है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है किसी सब्जेक्ट में कमांड नहीं बना सकते हैं। सब्जेक्ट में कमांड बनाना है, बेहतर पकड़ बनाना आप चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। 1-2 अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो वो तो एक्सेप्शन होता है, सबसे छूटता है, लेकिन जो सामान्य क्वेश्चन है उसको आप आसान से बना पाएँ, इसके लिए खुद से मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का कोई काम यहाँ पे होने वाला नहीं है। सामने वाला चाहे जितना भी मेहनत करे, आप खुद मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इस तरह से 64 में बोलता है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन कहने का मतलब है कि आप चुने गए हैं दूसरे पद के लिए, लेकिन आप किसी दूसरे पद के खुद ब खुद क्या हो गए, दावेदार
उम्मीदवार हो गए। कहने का मतलब ये चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति के तौर पे, लेकिन खुद ब खुद क्या बन जाते हैं, सभापति। मतलब जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो सभापति बनेगा। तो इस तरह से पदेन सभापति होता है। फिर 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कृत्यों का निर्वहन कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही करते हैं। हम लोग पिछला जो चैप्टर पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, उसमें बताया भी गया, वीवी गिरी का स्पेशल कंडीशन बताया गया कि कैसे वो उपराष्ट्रपति होते हुए राष्ट्रपति का पद को संभालते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था और फुल फ्लेज राष्ट्रपति बना था, तो इसीलिए वो सबसे पहले क्या करते हैं, इस्तीफा देते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं और फुल फ्लेज जो है वो राष्ट्रपति बन के दोबारा वो आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि दूसरा काम क्या होगा उपराष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो उनका कार्यभार को संभालना। और जब वो राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर रहे होते हैं तब सारा जो सुविधा होता है राष्ट्रपति का, वो सारा सुविधा उनको मिलता है, वेतन भत्ता सारा चीज़ उनको क्या होता है, मिलता है। इसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी आपको हम बताए थे, उसमें बताया गया था कि अगर हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 साल, और मान ही चलिए उनके राष्ट्रपति जो है 2 साल में ही किसी तरह से अपने पद को खाली कर देते हैं, चाहे जिस भी तरीके से उनका पद खाली हो गया। अब उपराष्ट्रपति क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो बाकी का जो 2 साल है ना, पूरा समय वो क्या रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। अगर 5 साल के लिए यहाँ राष्ट्रपति चुनाव होता है और 2 साल में अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, किसी तरह से खाली हो जाता है, और उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो वो 3 साल के लिए नहीं बनेंगे, वो मात्र 6 माह तक के लिए बनेंगे, जब तक कि नए राष्ट्रपति इलेक्ट होके ना जाए। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन 6 महीने के अंदर हो जाएगा, वैसे उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद से क्या करना होगा, हट जाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 तुलनात्मक चीज बताया गया था अमेरिका के संदर्भ में। चलिए अब 65 के बाद यहाँ पे आते हैं 66 में। तो 66 में आपको देखने को मिलेगा 2-3 बातें यहाँ पे की गई हैं, जिसको हम इस इमेज से थोड़ा सा आपको समझाने का भी प्रयास किए हैं। ये जब आप दोबारा तिबारा रिवीजन कीजिएगा ना, फर्स्ट टाइम तो अभी हम बता रहे हैं, आप भी फर्स्ट टाइम कभी पढ़िएगा इसको, और उसके बाद जो है दोबारा और तिबारा जब इसको पढ़िएगा तो इस इमेज को देख के ही पता चल जाएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग का बात कर रहा है, यानी 66 में इनडायरेक्ट वोटिंग, और यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताया गया होगा। अब आपको शुरुआत में हम बताए थे कि देश के राष्ट्रपति होते हैं और सर्वोच्च पद होता है, इसीलिए उनके बारे में एक एक चीज अलग अलग अनुच्छेद में बताया गया, छोटा छोटा चीज भी अलग अलग अनुच्छेद में बताया गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो दूसरे पद होंगे वो राष्ट्रपति की तुलना में छोटे होंगे, तो उनके बारे में अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग बातें नहीं बताई जाएंगी, एक ही अनुच्छेद में 3-4 बातों को समेट दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, आपको वोटिंग के बारे में भी बताया गया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति को याद कर रहे होंगे, जैसा कि उम्मीद करते हैं आप याद कर रहे होंगे, क्योंकि आपको क्या किया गया है, बताया गया है, तो वहाँ पे आपको बताया गया था क्या कि 52 जो होता है वो राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, और 53 जो होता है वो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो बात करता है। 54 बोलता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे, वो सारे चीज़ बताए जाते हैं। 55 बोलता है कि राष्ट्रपति का जो मतदान होगा, राष्ट्रपति के लिए जो मतदान होगा वो कैसा होगा, एकल संक्रमणीय मत से होता है, वो होता है। 56 में जो बताया जाता है वो बताया जाता है कि 5 वर्ष के लिए वो चुने जाएंगे। 57 में जो होता है वो बताया गया था पुनर्निर्वाचन होंगे, और 58 में यहाँ पे पात्रता या क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया था। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखिएगा तो यहाँ पे जो 54 और 55 में इलेक्शन राष्ट्रपति के संदर्भ में बताया गया था और 58 में क्वालिफिकेशन बताया गया था, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक ही अनुच्छेद 66 में ही सारा कुछ क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है। यदि पिछला चैप्टर राष्ट्रपति का ठीक से नहीं पढ़ेंगे और उसका सारा अनुच्छेद याद नहीं होगा तो आप मन ही मन हमको गाली भी दे रहे होंगे कि कहाँ का चीज़ कहाँ पे आना बता रहा है। रिलेट करके पढ़िएगा अच्छे से, जो भी चीज़ आपको पढ़ाया गया वो सबको याद करते हुए पढ़िएगा तो कोई भी चीज़ आसान हो जाएगा और उसको तुलनात्मक रूप से पढ़ भी सकते हैं, और तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा तो वो चीज़ भूलिएगा भी नहीं। तो इस तरह से 66 में सबसे पहले बताया गया इनडायरेक्ट वोटिंग होगा किसका, उपराष्ट्रपति का। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, उपराष्ट्रपति का। तो इनडायरेक्ट वोटिंग क्या होता है, आम जनता जो है एक प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जो है अगला जो है प्रतिनिधि, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा जो होते हैं के सदस्य जो होते हैं उनको चुना जाता है। तो इनडायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से यही लोग चुने जाते हैं, हमारे प्रतिनिधि यही हैं। हम तो डायरेक्टली 2 ही प्रतिनिधि को चुनते हैं, एक होता है सांसद और दूसरा होता है विधायक। हम अभी जो लोकल गवर्नमेंट है उसका बात नहीं कर रहे हैं, स्टेट और सेंट्रल का बात करें तो एक विधायक होता है और एक सांसद होता है। और राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब जो है इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में तो हम बता दिए थे कि लोकसभा, राज्यसभा के जो भी निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर है वो शामिल होंगे, और साथ ही साथ शामिल होंगे सभी स्टेट के विधायक, और दिल्ली और पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके भी विधानसभा के
जो विधायक हैं वो उसमें शामिल होंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और यही डिफरेंस को आपको देखते हुए चलना है, ताकि अगर सवाल किसी तरह से रिलेट करके पूछा जाए तो आप उसको बना सके। चीज़ों को केवल पढ़िए मत, थोड़ा बहुत समझने का भी प्रयास कीजिए। ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है राष्ट्रपति के जैसा, लेकिन इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। दूसरा चीज़ आपको ध्यान क्या देना है, इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट होके आए हैं वो और जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है, नॉमिनेटेड है, वो भी इनके इलेक्शन में क्या करेंगे, भाग लेंगे, यानी वो भी वोटिंग देंगे। लेकिन आप राष्ट्रपति के समय अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे नॉमिनेटेड को जो है वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि राष्ट्रपति ही जिसको चुनेगा वही राष्ट्रपति के वोटिंग में कैसे भाग लेगा। तो फिर ये तो है ना भेदभाव वाला आ जाएगा कि राष्ट्रपति बोलेंगे हम तुमको चुन लेंगे भाई, या हम तुमको चुने हैं तो तुम हमको क्या करते हो, चुनेंगे ही बोलेगा, अगला आदमी को बोल देगा कि हम तुमको नॉमिनेट कर देंगे, हट भी जाएगा तो करेंगे, ऐसा करके जो भी है मैनिपुलेट हो सकता है। इसलिए बोला गया इलेक्टेड जो है उसी को हम राष्ट्रपति में क्या करेंगे, वोटिंग में हम अधिकार देंगे। उपराष्ट्रपति में दोनों आ सकते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो नॉमिनेट तो किसी को करते हैं नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं क्या बोला है। तो वहाँ पे एकल संक्रमणीय जो गुप्त मतदान है उसके बारे में हम कहाँ बताए थे, अनुच्छेद 55 में बताए थे कि 54 में बोलता है कि जितने भी सदस्य है कि लोकसभा है, राज्यसभा है कि निर्वाचित मेंबर होंगे, उसके बाद बोलता है कि राज्य विधानसभा के विधायक होंगे। हम ये रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, है ना, दिल्ली पुदुचेरी के विधायक होंगे, ये सब बोला गया था 54 में। 55 में बताया गया था एकल संक्रमणीय मत के बारे में डिटेल वाइज, वही चीज को यहाँ पे एक ही अनुच्छेद में क्या कर रहा है, बता दे रहा है। 66 में ही कौन कौन शामिल होंगे वो भी बता दिया, किस प्रकार का मतदान होगा वो भी बता दिया। यहाँ पे एकल संक्रमणीय के बारे में भी बताए थे हम पिछले वीडियो में। एक ही मत होगा, मत क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन वो ट्रांसफर होते रहेगा, एक से दूसरे में शिफ्ट होते रहेगा। पूरा डिटेल वाइज आपको समझाया था डिटेल लेक्चर में, जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो फर्स्ट लेक्चर में ही ये सब सारा कॉन्सेप्ट आपको दे दिए थे, है ना। उसके बाद यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन में देख लीजिए इस तरह से मिडिल ब्रैकेट बना के यहाँ पे दिए। यहाँ पे आप संसद देख पा रहे होंगे, तो जब रिवीजन कीजिएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ संसद में लोकसभा राज्यसभा जो है के दोनों जो सदस्य होते हैं निर्वाचित और मनोनीत, दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वोटिंग में भाग लेंगे। क्वालिफिकेशन में क्या दिया है, भारत का नागरिक हो, ये एकदम राष्ट्रपति के जैसा है ना, जो कि राष्ट्रपति में क्वालिफिकेशन कहाँ दिया गया था, अनुच्छेद 58। हम फिर से बता रहे हैं कि हम दोनों को ओवरलैप करके बता रहे हैं, ताकि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें तो अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं पढ़े तो फिर मन ही मन गाली दीजिए, कोई है ना दिक्कत है यहाँ पे, है नहीं। तो 58 में क्वालिफिकेशन वहाँ पे दिया गया था, यहाँ क्वालिफिकेशन कहाँ पे ही इंक्लूड किया गया। 66 में बोलता है भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति के बारे में भी यही बोला गया। 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी यही बात बोला गया था। राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य हो, क्या यही बात राष्ट्रपति के संदर्भ में बोला गया था, नहीं, वहां पे बोला गया था लोकसभा के मेंबर बनने के काबिल हो। तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसको पकड़ना है, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक कर देगा इधर उधर और उसके बाद आप वहाँ पे है ना उलझ जाइएगा, तो उलझना नहीं है। लाभ का पद जो है वो अनुच्छेद 59 के तहत वहाँ पे बताया गया था। यहाँ पे ही हम कह सकते हैं इंक्लूड, आगे भी थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया है कि कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। फिर 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक होना चाहिए, ये भी अनुच्छेद 58 में ही बताया गया था जब उसकी पात्रता बताई जा रही थी। तो वहाँ 50-50 बोला गया था राष्ट्रपति के संदर्भ में, यहाँ छोटा पद है ना दूसरा है, तो 20-20 भी रहेगा तो काम चल जाएगा। और दूसरा चीज़ है वहाँ राज्य के जितने विधायक थे, जितने भी राज्य हैं सबके विधायक होते थे, तो संख्या बहुत ज़्यादा था, तो 50 कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो 2 ही है ना, एक लोकसभा राज्यसभा, तो 20-20 भी मिल जाएंगे तो काफ़ी है ना। जमानत राशि 15,000 है, वहाँ पे भी 15,000 था। तो इस तरह से रिलेट करके कोई भी चीज़ को पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद 67। सबसे पहले यहाँ पदावधि दिया गया है, यानी कि इनका टेन्योर जो होगा 5 साल होगा। अब देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में टेन्योर भी एक अलग अनुच्छेद में बात किया गया था। वो अनुच्छेद अभी आपको तुरंत हम बताया, अनुच्छेद क्या था, 56 था। आप अगर वहाँ याद नहीं किए हैं तो यहाँ याद कर लीजिए, और दोनों को रिलेट करके याद कीजिए, और भी लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो पदावधि दिया था। उसके बाद अनुच्छेद जो 61 था वो महाभियोग के बारे में बताया था कि कैसे राष्ट्रपति को हम क्या कर सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन महाभियोग जैसा यहाँ पे कोई प्रक्रिया है नहीं, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और पद से हटाने की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। सबसे पहले उस सदन के जिसके वो क्या है, सभापति हैं, उस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा और प्रस्ताव को बहुमत से पास किया जाएगा। क्योंकि आप अपने घर के लीडर को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो अल्प साधारण मत से तो नहीं हटा सकते हैं, पूर्ण बहुमत से उसको क्या कीजिएगा, हटाइएगा। और दूसरा सदन यानी दूसरा घर का
जो मेंबर है उसमें केवल सहमति दे दे, यानी आधा से अधिक लोग खाली बोल दे कि ठीक है भैया तुम लोग अपना घर का जो लीडर है उसको हटा रहा है, तो हम लोग भी इसका क्या करते हैं, सहमति देते हैं, तो वो लीडर हट जाएंगे, यानी उपराष्ट्रपति अपने पद से क्या करेंगे, हट जाएंगे। लेकिन ये सब प्रक्रिया से पहले 14 दिन की अग्रिम सूचना जैसे हम राष्ट्रपति को देते थे वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी क्या करेंगे, देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज को याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी महाभियोग प्रक्रिया जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। महाभियोग हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में लाते हैं जो कि अनुच्छेद 61 के साथ तहत बताया गया है। तो इस तरह से हम लोग अब आ जाते हैं अनुच्छेद 68 में, और यहाँ पद रिक्तता के बारे में बताया गया था। राष्ट्रपति को हम लोग 52 से 62 तक देखे थे, तो 62 में ही जो अंत हुआ था राष्ट्रपति का, एक तरह से हम कह सकते हैं वहां पे ही पद रिक्तता के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे 68 में पद रिक्तता बोला है। तो पद रिक्तता हम जानते हैं या तो त्याग पत्र दे देगा तो भी हो सकता है, किसी तरह से मृत्यु हो गया कार्यकाल के दौरान तो हो सकता है, या 5 साल पूरा हो गया तो हो सकता है। तो इस तरह से 2-3 कारण हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप जान सकते हैं। तो है ना, इसको यहाँ पे सीधे सीधे लिख दिया अनुच्छेद 68 में, याद रखिएगा पद रिक्तता। और 62 जो है वो राष्ट्रपति के संदर्भ में बताता है पद रिक्तता। फिर है अनुच्छेद 69 है, शपथ जो है वो कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो दिलाते हैं, जो CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो दिलाते हैं। और हम याद किए थे, इसको याद करने का तरीका बताया था, 100 से 60 और 100 से शपथ। तो याद कीजिएगा 69 जो है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है, और 60 राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ये शपथ हो गया 69। एक तरह से हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे 70-71 में कुछ कॉमन बातें बोली गई हैं राष्ट्रपति के बारे में और उनके चुनाव के बारे में। तो 70 में क्या बोलता है, किसी भी आकस्मिकता में, यानी कभी किसी तरह का इमरजेंसी आ जाए, राष्ट्रपति के कार्यों से जुड़ी कोई अस्पष्ट बात हो जाए, मतलब बहुत सारा कुछ बात होता है ना कि स्पष्ट लिखा ही नहीं हुआ है कि क्या वहाँ पे हम इसका मतलब समझे, तो उस बात को स्पष्ट करके संसद एक क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, और वो कार्य जो है राष्ट्रपति को सौंप सकती है। तो कानून बनाकर यह तय कर सकती है। तो ये चीज़ दिया गया है 70। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन सीक्वेंस में था तो हम डाल दिए थे। अनुच्छेद 71 बोलता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद का जांच केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसका निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। अब ये तो लॉजिकली है ना कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का बाद हाई कोर्ट में लेके थोड़ी जाइएगा। वो देश के सर्वोच्च पद के लिए क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो देश का सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे ही उनका मामला जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो मामला उनका क्या होगा, अंतिम होगा। अब चलिए कुछ फैक्चुअल डाटा जो कि हम लोगों को पेपर में देखने को मिला था उसको हम बता देते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप पावर पॉइंट में डिटेल वाइज जो बताया गया उसी में सब याद होगा। माइंड मैप तो यही करता है ना कि मोटे मोटे किताब को ये क्या करता है, रिप्लेस भले ना कर रहा हो लेकिन रिवीजन के लिए रिप्लेस जरूर करता है। पढ़ने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं कि आप लक्ष्मीकांत मत पढ़िए, आप लक्ष्मीकांत पढ़िए डिटेल वाइज, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए कॉन्सेप्ट के लिए वो सब किताब पढ़ना पड़ता है। लेकिन रिवीजन के लिए अगर फिर से लक्ष्मीकांत ही पढ़िएगा तो भाई 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, तब जाके आप पूरा रिवाइज कर पाइएगा लक्ष्मीकांत को। लेकिन यही माइंड मैप से रिवीजन कीजिएगा ना तो बहुत कम समय में चीज़ों को रिवाइज कर पाइएगा और आपका फैक्ट छूटेगा भी नहीं, ठीक ना। लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो हो सकता है किसी पेज में कहीं अंडरलाइन किए हैं, उसमें ध्यान गया नहीं गया, कहीं पे क्या है क्या नहीं ना। लेकिन इसमें क्या होता है, हर चीज़ आपका लिखा होता है, और हमसे जो छूट रहा है वो जब आप हार्ड कॉपी मंगाइएगा तो खुद से लिख लीजिएगा, क्योंकि माइंड मैप में हम पेज के पीछे साइड जो है वो खाली छोड़ देते हैं ताकि कुछ एक्स्ट्रा लिखना हो स्टूडेंट को तो वहाँ पर वो लिख सके। ऐसा नहीं कि हम जो लिख के दिए हैं बस वही आएगा, वही याद करना है, समय के साथ बहुत सारी चीज़ ऐड भी करना पड़ता है ना। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है उपराष्ट्रपति के लिए 4 बार निर्विरोध चुनाव हुआ। निर्विरोध यानी कि उसके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुए, और ऐसा कब कब देखने को मिलता है, 1952 में, 57 में, और ये दोनों समय उपराष्ट्रपति जो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, तो इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो निर्विरोध। हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में देखे थे, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था और निर्विरोध चुने गए थे। फिर 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे, वो भी एक बार उपराष्ट्रपति बने, और ये जो है
निर्विरोध चुने गए थे। शंकर दयाल शर्मा 1987 में जो है ये भी निर्विरोध चुने गए थे। तो इस तरह से 4 ऐसा समय था या 4 बार ऐसा देखने को मिला जब अपोजिशन कोई नहीं था और निर्विरोध जो है उपराष्ट्रपति ये लोग चुने गए। एक खास बात जो था, वो इंटरेस्टिंग बात जो था, वो पेपर में देखने को मिला था, तो माइंड मैप में हम दे दिए थे, पता नहीं सवाल पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा 1992 में डॉक्टर KR नारायणन जब उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे थे तो उनको 700 वोट मिला और उनके अपोजिशन में जो काका जोगिंदर सिंह थे उनको मात्र 1 वोट मिला था। ये दैनिक भास्कर का जो पेपर कटिंग आपको बताए थे वहां पे दिया था, तो वहां से लिख दिया। केवल 2 महिला प्रत्याशी उपराष्ट्रपति चुनाव में उतरी, ये भी पेपर में, यहाँ पे जो भी लास्ट में दिया गया ना वो पेपर में जो था उसको हम दे दिए, नजमा हेबतुल्ला और मार्गरेट अल्वा, लेकिन ये दोनों पराजित हो चुकी हैं, हो गई थी। तो अभी तक ऐसा कोई भी महिला नहीं है जो कि उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित की है। महिला राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति नहीं है। पहली जो है प्रतिभा पाटिल थी और दूसरी तो वर्तमान की द्रौपदी मुर्मू है। तो इस तरह से अब तक 7 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि बाद में राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। वीवी गिरी PD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने थे। तो इस तरह से ये चीज़ तो पिछले जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको बताए थे। अब चलिए लिस्ट देख लेते है ना, सवाल इससे भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, इसीलिए लिस्ट भी आपको जानना जरूरी है कि कब कब कौन कौन उपराष्ट्रपति रहे थे। तो अभी बताया गया कि सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि 10 साल रहे, 52 से 62, और ये दोनों बार निर्विरोध चुने गए थे, यानी इनके अपोजिशन में कोई था ही नहीं। उसके बाद ये राष्ट्रपति भी बनते हैं 1962 से 67 तक, तो 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे। जैसे उपराष्ट्रपति पद इनका समाप्त होता है 2 बार का, फिर तीसरी बार ये राष्ट्रपति बनते हैं। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन 62 से 67 तक उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति बने 1967 से 69 तक। उसके बाद है वीवी गिरी, इसी का इंटरेस्टिंग बात बताया गया था कि ये जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे क्या करते हैं, बनते हैं। उसके बाद इनको चुनाव लड़ना होता है तो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जो है चुनाव लड़ते हैं और फिर राष्ट्रपति बन के वापस आते हैं। तो वीवी गिरी जो है 1967 से 69 तक उपराष्ट्रपति थे, फिर 69 से 74 तक ये राष्ट्रपति भी बने। फिर गोपाल स्वरूप पाठक जो है 1969 से 74 जो है यहाँ पे ये जो है क्या बन गए थे, हाँ ये उपराष्ट्रपति थे, है ना, ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। यानी कि वीवी गिरी के बाद गोपाल स्वरूप जो है गोपाल स्वरूप पाठक जो है वो उपराष्ट्रपति बने। फिर BD जत्ती जो है ये जो है 1974 से 79 तक ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे 1977 में। M हिदायतुल्लाह, जैसे कि आपको बताया गया, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और एक बार उपराष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो ये निर्विरोध बाद में क्या चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं 1979 से 84 के बीच में। R वेंकटरमन 84 से 87 ये उपराष्ट्रपति का पद संभाले, फिर बाद में 87 से 92 तक राष्ट्रपति भी बने। फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये भी क्या करते हैं, निर्विरोध चुने जाते हैं और बाद में राष्ट्रपति के तौर पे ये चुने गए 1992 से 1997 तक। फिर KR नारायणन जो है ये भी उपराष्ट्रपति बने और फिर बाद में राष्ट्रपति 1977 से 2002 तक बने। फिर कृष्णकांत थे 97 से 2002, भैरव शेखावत थे 2002 से 2007 तक। फिर मोहम्मद हामिद अंसारी थे 2007 से 2017 तक। फिर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, 2 ही ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो कि 10 साल का कार्यकाल, यानी कि 2 बार ये चुने गए हैं, एक हामिद अंसारी और सबसे टॉप में आप देखे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बाकी कोई भी 2 बार इस पद को सुशोभित नहीं किए हैं। M वेंकैया नायडू 2017 से लेके 22 तक यहाँ पे रहे। उसके बाद जगदीप धनखड़ थे 22 से लेके 25 तक, स्वास्थ्य कारणों से ये जो है इस्तीफा भी दिए, काफ़ी विवादित भी रहा था, अगर न्यूज़ में आप देखे होंगे। उसके बाद अभी इलेक्शन हुआ और 15वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति बनते हैं CP राधाकृष्णन, यानी चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन बने हैं 2025 में और वर्तमान में वही उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ पे इनको वोट मिला था 452 और इनको वोट मिला था 300, यानी 152 वोटों से ये जो है सुदर्शन रेड्डी जो कि इनके अपोजिशन में थे उनको पराजित किए थे। तो इस तरह से ये भी आपको पूछा गया है एक आध बार कि कुल कितने वोट डाले जाते हैं, तो डाले गए हैं, तो याद रखिएगा। और अपोजिशन जो है, चूंकि इस साल इलेक्शन हुआ तो हो सकता है पूछा जाए, राधाकृष्णन को तो सभी जान रहा है, तो हो सकता है पूछा जाए कि अपोजिशन में कौन खड़ा थे, तो सुदर्शन रेड्डी थे, है ना। तो 15 वोट अवैध हुए और 767 वोट पड़े थे। अगर CP राधाकृष्णन के बारे में देखें तो 2-3 यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया। जन्म जो है 4 मई 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। कोयम्बटूर में 2 बार ये लोकसभा के सांसद रहे और महाराष्ट्र और झारखंड के ये राज्यपाल के जिम्मा भी संभाल चुके हैं। अब ये उपराष्ट्रपति के तौर पे अपना पद को क्या कर रहे हैं, सुशोभित
कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको माइंड मैप के थ्रू पूरा जो उपराष्ट्रपति टॉपिक था उसको रिवाइज करवाया गया है। ऐसे ही सारा जो टॉपिक है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति तक आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा और रिविज़न करते रहिएगा। देखिए रिविज़न अगर आप कीजिएगा तो कोई भी चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। टेस्ट आप बनाइए, रिविज़न कीजिए। माइंड मैप इसीलिए तो दे रहे हैं, आप डिटेल वाइज जैसे जैसे क्लास आप पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे डिटेल जो पावर पॉइंट है और नोट्स है उसको पढ़ते जाइए। बाद में जो है कम से कम जो माइंड मैप है उसका हार्ड कॉपी रखिए और उसको रिवाइज कीजिए। अगर आपको पीसीएस वगैरह देना है तो आप जो है वो लक्ष्मीकांत जैसे जो किताब है वो भी किसी, अगर सब टॉपिक नहीं, पेज 1 to पेज लास्ट नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा है तो जैसे जैसे क्लास आप देखते जा रहे हैं वैसे थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट्स तो हम वहीं से निकाले हैं। किताब पढ़िएगा तो थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेहनत कीजिएगा तो उसका फल तो कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। दोनों का माइंड मैप जो है एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी एक ही साथ देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री भी हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के ही हेड होते हैं, तो उसी का एक पार्ट होता है। तो दोनों जो है अलग अलग भले चैप्टर दिया गया है लेकिन छोटा छोटा चैप्टर है, तो एक ही वीडियो में दोनों को माइंड मैप में हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।